नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 48 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 48 का जो पहला क्वेश्चन है कि अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है। अगर बात कर की जाए अशोक के शासनकाल की, तो उसके जो शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो कलिंग के युद्ध की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगर बात की जाए कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अशोक का राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, 269 बीसी में हुआ था। 269 ईसा पूर्व में जो है उसका राज्याभिषेक होता है। अब अशोक की मृत्यु भी पूछी जाती है। अशोक की जो मृत्यु है वो 232 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है? 232 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अशोक का जो 13वां अभिलेख था, इसी अभिलेख में किसकी चर्चा की गई थी? कलिंग के युद्ध की चर्चा की गई थी, जिसमें इसने महाराजा कलिंग नरेश महाराजा खारवेल को हराया था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था, क्वेश्चन ये भी आता है। तो अगर अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में सर्वप्रथम बार जो है वो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। अशोक का जो पहला अभिलेख है इसका क्या नाम है? अगर 13वां अभिलेख पूछा जाएगा तो पहला भी पूछा जा सकता है। तो पहला जो इसका अभिलेख था उसका नाम था कंधार द्विभाषी अभिलेख। तो कंधार द्विभाषी अभिलेख जो है अशोक का पहला अभिलेख था। और अशोक ने किसके प्रभाव में आकर जो है बौद्ध धर्म अपनाया था? तो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था उपगुप्त। तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर जो है वो अशोक के द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म अपनाया गया था। अगर आप अपना टेट क्लियर करना चाहते हो तो हमारे पास आपके लिए बने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स। जल्दी से जल्दी आप कॉन्टेक्ट कर ले, समय बहुत कम है। जल्दी से हमसे जुड़िए और हमसे हैंड रिटन नोट्स आप आए। 7876145409 हमारा नंबर है। बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे आपके लिए मॉक टेस्ट की एक पूरी सीरीज तैयार की गई है, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन आराम से आपके 60 प्लस क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी आप ले लें, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन है कि प्लिनी एक थे। देखिए, प्लिनी जो है वो प्लिनी एक जो किस देश के थे? विद्वान थे। तो प्लिनी जो है वो एक रोमन राइटर थे, रोमन लेखक थे प्लिनी। तो याद रखना, रोमन लेखक थे प्लिनी, एक लेखक थे। और किस देश के थे? रोमन लेखक थे। प्लिनी का एक ग्रंथ या एक बुक अगर मैं कहूँ तो नेचुरल हिस्ट्री, तो प्राकृतिक इतिहास जिसको हम बोलते हैं। तो नेचुरल हिस्ट्री जो है ये बुक जो है किसकी थी? प्लीज़ इसको आप याद रखें, परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है वो किसकी है? तो बोलेंगे प्लिनी की एक बुक है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्वेश्चन आएगा कहाँ से? तो याद रखना रोमन लेखक थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मध्य भारत में कुषाण शासक का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, कुषाण शासकों का जो अनुगमन किया गया था ये मुरंदो द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मुरंदो द्वारा किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। कुषाण वंश की जब भी बात होती है, यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में आता है कि कुषाणों के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? सीधा क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में। तो अगर बात की जाए कुषाणों के सबसे शक्तिशाली राजा की, तो इनका नाम था कनिष्क। कनिष्क जो है वो कुषाणों के सबसे शक्तिशाली राजा थे। और अगर बात की जाए यहाँ पे कनिष्क की जो पहले राजधानी होती थी वो होती थी पेशावर। पहले कनिष्क की राजधानी पेशावर होती थी। पेशावर के बाद इसने अपनी दूसरी जो राजधानी कनिष्क ने बनाया वो बनाया मथुरा। तो यार रखना, पहली राजधानी कनिष्क की पेशावर थी और दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। दोनों बातें आपको ये भी याद रखनी है। देखिए, कनिष्क के दरबार में कुछ दरबारी विद्वान रहते थे, जैसे कि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में होते थे, वसुमित्र होते थे, आपका नागार्जुन होते थे, आपके चरक होते थे। तो ये सारे के सारे विद्वान जो है वो कहाँ पे रहते थे? दरबारी विद्वान थे कनिष्क के दरबार में। इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मणिकरण गर्म पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर बात करता हूँ मैं मणिकरण गर्म पानी के स्रोत की, तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है। इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए, मणिकरण गर्म पानी का चश्मा कुल्लू जिले में किस नदी पर इसको बनाया गया है? तो इसको जो है वो पार्वती नदी के ऊपर जो है ये मणिकरण गर्म पानी का चश्मा है। और उसी प्रकार कुल्लू में और भी बहुत सारे गर्म पानी के चश्मे, जैसे कि कसोल गर्म पानी का झरना। तो कसोल कहाँ पे? तो कसोल भी कुल्लू में है और ये भी एक गर्म पानी का चश्मा है, पार्वती नदी के ऊपर है। खीर गंगा आपने सुना होगा, खीर गंगा बहुत दफ़ा टेट परीक्षाओं में पूछा गया है। खीर गंगा भी एक गर्म पानी का झरना है और ये कहाँ पे है? खीर गंगा जो है वो एक झरना है और ये कुल्लू में है, पार्वती नदी पे। वशिष्ठ आपने सुना होगा, ये ब्यास नदी पे है वशिष्ठ। तत्ता पानी बहुत दफ़ा टेट परीक्षाओं में आया। तत्ता पानी कहाँ पे? मंडी में। तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा कहाँ पे? मंडी। चंबा में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कालिका कुंड गर्म पानी का चश्मा, गर्म पानी का नहीं कहूँगा मैं, कालिका कुंड। तो
क्योंकि इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि ये गर्म है या ठंडा है, लेकिन कालिका, कालिका जिसको धंचो के नाम से भी जानते हैं, कालिका या धंचो झरना ये चंबा में। सतधारा चश्मा, तो सतधारा झरना कहाँ पे, सतधारा झरना भी चंबा में, कालिका और धंचो भी कहाँ पे, चंबा में। रहाला, बहुत दफ़ा पूछा गया रहाला झरना कहाँ पे, तो रहाला झरना अगर मैं बात करता हूँ तो रहाला झरना जो है वो कुल्लू के मनाली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, देखो क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल गया कि मंडी जिले में है गुम्मा और द्रंग निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मंडी में दो चीज़ें, गुम्मा और द्रंग, दो जगह है, ये मंडी जिले में आपको पता चल गया किसके लिए ये फेमस है, बहुत दफ़ा बचाया है मैंने। तो ये जो है वो किसके लिए फेमस है, तो जो ये गुम्मा और द्रंग नमक के खाने हैं, ये रॉक साल्ट है। कैसी है भैया, रॉक सॉल्ट है भैया, नमक के खाने हैं, इस बात को आपने याद रखना है। तो वहाँ पे नमक की जो चट्टाने हैं वो कहाँ पे, तो गुम्मा और द्रंग। तो हिमाचल प्रदेश के किस जगह पे नमक की जो है वो रॉक साल्ट है, तो याद रखना गुम्मा और द्रंग में जो है वो क्या है, रॉक साल्ट है, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मंडी की बात हो रही है, स्पेसिफिक रूप से बात कर लेते हैं। सिराज विधानसभा क्षेत्र जहां से जयराम ठाकुर जी आते हैं, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, इस बात को आपने याद रखना है, सिराज विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी भी मंडी जिले में ही है, जिस घाटी का नाम है वलय घाटी। वलय घाटी सबसे फर्टाइल वैली है हिमाचल प्रदेश की, जो कि मंडी में, इमला विमला वैली ये भी मंडी में है। आपका सिकंदर धार हो गया, आपका घोगड़ धार हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे, मंडी में। मंडी में विधानसभा की 10 सीटें हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे कि मंडी में विधानसभा की 10 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा स्लाइड में भी नहीं आया है, कि हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना है वो हुई थी 1974 में। इस बात को आप याद रखें, इससे ज़्यादा हम यहाँ से देखेंगे नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के सर्वप्रथम फील्ड मार्शल थे। देखिए द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वाज, तो इनका नाम था SHFJ मानेकशा। तो मानेकशा, तो SHFJ मानेकशा जो है वो भारत की सर्वप्रथम फील्ड मार्शल थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत दफ़ा परीक्षाओं में आते हैं। अगर यहाँ पे देखिए SHFJ मानेकशा तो भारत के सर्वप्रथम फील्ड मार्शल थे। अगर बात की जाए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम था हीरा लाल जे कानिया। क्या नाम था, हीरा लाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के पहले महिला मुख्य न्यायाधीश, तो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। और पहले कानून मंत्री जो थे इनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत के पहले कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के ऐसे व्यक्ति या भारत के ऐसे खिलाड़ी जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न मिला है, तो भारत के एक ऐसे खिलाड़ी भी है जिनको भारत रत्न मिल चुका है और छोटी उम्र में इनको जो है वो भारत रत्न मिला है। इनका नाम है सचिन तेंदुलकर, क्योंकि क्रिकेट जगत में विश्व भर में इन्होंने नाम कमाया है। 100 शतक जो है वो, अगर शतकों का शतक वीर अगर कहा जाता है तो वो सचिन तेंदुलकर को हम कहेंगे। मास्टर ब्लास्टर भी इनको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे इनका नाम था राकेश शर्मा। इस बात को आपने याद रखना, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, देखो ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है और बच्चे फिर भी इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो उनका नाम था सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नर्मदा घाटी डैश का उदाहरण है। देखिए जो नर्मदा घाटी है, पहले भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ये जो है रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी का क्या है, एक उदाहरण है। देखो अगर मैं बात करता हूँ रिफ्ट वैली की, तो रिफ्ट वैली से 2 नदियाँ भारत की बह रही है, एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ये क्वेश्चन आता है कि भ्रंश घाटी से होने वाली नदियाँ, तो भ्रंश घाटी से बहने वाली जो नदियाँ है वो कौन सी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ है। और नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच एक पर्वत श्रृंखला भी है, एक माउंटेन रेंज है जो कि बहुत फेमस है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जो माउंटेन रेंज मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन सी है, तो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। इस बात को आपने, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच ही आती है सतपुड़ा। वैसे सतपुड़ा तो मध्य प्रदेश में, इस बात को आपने याद रखना है। जब ये छत्तीसगढ़ में जाती है तो इसका नाम हो जाता है मैकॉल पर्वत श्रृंखला। तो मैकॉल पर्वत श्रृंखला कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी है, इस बात को आपने याद रखना है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित नर्मदा कुंड से होता है। कहाँ से होता है, नर्मदा नदी का जो ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, वो मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित नर्मदा कुंड से होता है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर बात करता हूँ मैं, तो जो कालिदास है उन्होंने रघुवंशम में जो है वो नर्मदा नदी को एक नाम दिया है रेवा।
तो रेवा जो है वो किसके द्वारा जो है वो नर्मदा नदी को कहा गया है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, टेट परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे, इस बात को आपने याद रखना है। तो रेवा जो है वो किस नदी को कहा गया है, कालिदास के द्वारा। तो कालिदास का जो रघुवंशम है उसमें नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है। और इसकी जो कुल लंबाई है, क्वेश्चन ये भी पूछता है पूछने वाला कि नर्मदा नदी की भारत में टोटल लंबाई कितनी है, 13-12। आप हमेशा गंगा याद करके जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि गंगा तो 25-25 है और हमेशा वो गंगा पूछने वाला नहीं है। तो याद रखना नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर है, इस बात को आपने याद रखना है। और जो नर्मदा नदी है वो भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी, इस बात को भी याद रखना है। कौन सी नंबर की, 5वीं सबसे लंबी है नदी है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि खंबात की खाड़ी में क्या याद आता है, क्वेश्चन आता है कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के लिए आपको पता नहीं होता कि क्या आएगा। तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी के लिए एक ट्रिक है, समानता। इस ट्रिक को आपने याद रखना है, ट्रिक का नाम क्या है, समानता। 100 से क्या है, साबरमती। 100 से बोलेगे भैया साबरमती। थोड़ा यहाँ पे हमारे पास लिखने के लिए जो है वो पेन अच्छा नहीं है। माही। 9 से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो ये सारी की सारी नदियाँ देखो, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। तो इसके लिए 100 से समान साबरमती, माँ से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती, ये सारी की सारी नदियाँ जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा नदी को तो यहाँ तक मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इस बात को आपने याद रखना है, सारी चीज़ें आपने यहाँ से सीखी। एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ ना, वही पेपर के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप अगर एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हो, हमारे नोट्स में इतने अच्छे अच्छे नोट्स बने हैं जो आपको पेपर में ना 50% वहीं से आएगा, आपको 100% आएगा, 50%। तो मैं ये नहीं बोलता कि 100 का 100% आएगा, क्योंकि पेपर कभी भी घूम सकता है। हमने भी अपने तरीके से नोट्स को स्मार्ट बनाया है। तो आप हमारे नोट्स को अगर लेना चाहते हो तो आप जल्दी से हमसे कांटेक्ट कर ले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि टिहरी बांध डैश स्थित है। देखिए टिहरी बांध कहाँ पे, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में है, जो कि हिमाचल के दक्षिण पूर्व में स्थित। तो उत्तराखंड जो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है, इस दिशा में ये कौन सा जगह है, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन में भी ऐसे ही लग रहा है, मान लो ये हिमाचल यहाँ पे है और हिमाचल के दक्षिण पूर्व में है उत्तराखंड, इस बात को आपने याद रखना है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। और अगर मैं टिहरी बांध की बात करता हूँ तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, क्वेश्चन ये भी आता है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछ सकता है कि जो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, आपको पता है भैया, ये बताइए कि किस नदी पर वो बना है। तो क्वेश्चन पूछने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखना टिहरी बांध जो है वो कहाँ पे बना है, याद रखना टिहरी बांध जो है वो किस नदी पे बना है, भागीरथी। किस नदी पे बना है, भागीरथी नदी पे बना है टिहरी बांध। और उसी प्रकार एक बांध और देख लेते हैं, जैसे कि हीराकुंड बांध। अगर हीराकुंड बांध की बात करते हैं, हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पे बना है हीराकुंड बांध, याद रखना महानदी। तो महानदी पे भैया एक बांध बना है, जिस बांध का नाम है हीराकुंड बांध, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वीडन की राष्ट्रीय राजधानी है, द कैपिटल ऑफ स्वीडन इज, तो वो है स्टॉकहोम। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। और इसी स्टॉकहोम में स्वीडन से कौन थे, अल्फ्रेड नोबल, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, वो कहाँ दिया जाता है, तो वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, इस बात को आपने याद रखना। लेकिन यहाँ पर भी तथ्य है, देखिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर मैं नोबेल प्राइज़ की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत है, देखो ये तो आपको पता चल गया, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, एक के क्वेश्चन याद रखना, 1901 में हुई थी। उस समय नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे जब शुरुआत हुई थी। लेकिन बाद में एक क्षेत्र और जुड़ा, वो था इकोनॉमिक्स। 1968 में इसको स्थापित किया गया था, अर्थशास्त्र को। और 1969 में सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार को दिया गया। प्रत्येक वर्ष 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और घोषणा जो है वो अक्टूबर में होती है। और घोषणा कहाँ होती है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में क्या होती है, घोषणा होती है। और घोषणा के समय ही एक पुरस्कार दे दिया जाता है, वो है शांति का पुरस्कार। तो शांति का पुरस्कार पहले ही दिया जाता है, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अक्टूबर माह में जब घोषणा होती है। और 10 दिसंबर को अन्य 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बार रेड क्रॉस, आपने एक डे भी सुना होगा, रेड क्रॉस डे कब होता है, तो रेड क्रॉस डे जो है वो होता है 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस डे होता है। और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि 1863 में उसकी स्थापना हुई थी रेड क्रॉस की, इस बात को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से संबंध है। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1913 में किसको मिला, एशिया में मिला भाई सबसे पहले। ये मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक गीतांजलि,
गीतांजलि इनकी एक बुक थी, इसके लिए इनको मिला था गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनको गुरुदेव के नाम से भी कहीं ना कहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की यहाँ पे बात हो रही है और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है लोथल। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन से टेट परीक्षाओं में 90% चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आता है, और इसलिए आप हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के जाए। क्वेश्चन ये भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का स्थल कौन सा, तो पतन का स्थल कौन सा है, लोथल। लोथल जो है वो पतन का स्थल है। कहाँ पड़ता है ये क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। गुजरात में ही एक और साइड है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो है धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ पे है, तो धोलावीरा जो अपना है वो धोलावीरा कहाँ पे, धोलावीरा भी गुजरात में है, इस बात को आप याद रखेंगे। उसी प्रकार भारत के भी बता रहा हूँ मैं, राखीगढ़ी और बनावली। तो राखीगढ़ी और बनावली की अगर बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों जो है कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी और बनावली जो है ये कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है। उसी प्रकार सुतकोटदा, ये गुजरात में सुतकोटदा, यहाँ पे क्या मिले थे, सुतकोटदा से मिले थे घोड़े के अवशेष। तो घोड़े के अवशेष किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिले थे, तो याद रखना सुतकोटदा से मिले थे। उसी प्रकार अगर बात की जाए कालीबंगन, कालीबंगा जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, तो कालीबंगन जो है ये कहाँ पे है, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल है, ये राजस्थान में स्थित है, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का जो पहला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया वो हड़प्पा था। इसको खोजा था दयाराम सहानी ने 1921 में। पाकिस्तान में ये स्थित है और रावी नदी के ऊपर हड़प्पा स्थित, रावी नदी के पास है। उसी प्रकार मोहनजोदाड़ो की खोज ये भी पाकिस्तान में 1922 में इसकी खोज जो है वो राखल दास बनर्जी ने की थी, और ये जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पुराने जैन धर्म ग्रंथ माना जाता है। सबसे पुराना जो जैन धर्म का ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है 12 अंगाज 12 अंग। 12 अंग जो है वो सबसे पुराना माना जाता है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ जैन धर्म के संस्थापक की, तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के संस्थापक है। और अगर मैं बात करता हूँ, ये तो जैन धर्म के संस्थापक है। और अगर बात की जाए यहाँ पे 24वें तीर्थंकर की, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक है किसके, जैन धर्म के। ऋषभ देव इसके पहले संस्थापक है और पहले तीर्थंकर है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि 24वें तीर्थंकर कौन है, तो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। अब 23वें कौन है, 23वें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वें है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर है जैन धर्म के। इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षाओं में हर क्वेश्चन काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार प्रारंभ किए थे किसके लिए, तो इसने किए थे किफ़ायती रूप से बड़ी सेना बनाए रखने के लिए। तो किफ़ायती रूप से बड़ी सेना बनाए रखने के लिए इसने बाजार सुधार प्रारंभ किए थे। खिलजी वंश की अगर बात करते हैं तो खिलजी वंश के संस्थापक जो है वो जलालुद्दीन खिलजी थे, और जलालुद्दीन खिलजी को जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही मारा गया था। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं, इनका बचपन का नाम जो है मलिक फिरोज था। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे खिलजी वंश के। इनका बचपन का नाम अली गुरशास था, और मलिक काफूर इनके को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था, जो कि इनके सेनापति थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमको बताएं YA+YA+2 कंप्लीट वीडियो। अगर किसी ने ये बता दिया तो उसको नोट्स में 40% का ऑफ मिल जाएगा। जल्दी से जुड़िए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय हिमाचल प्रदेश, जय माँ बज्ञानी, जय माँ ठारी, जय चुड़ेश्वर।